हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे सैम्पल पेपर 2 के क्वेश्चंस को। और ये है अपना साइंस। और इसके पहले के जो वीडियोज़ थे उसमें हम लोगों ने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये हमारा आ जाए, आप फिर रिपीट कर जाए। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग आज के इस वीडियो में सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से, जो कि हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक जाएगा। और 2 मार्क्स हमको यहाँ पे मिलेगा हर एक क्वेश्चन से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, चूँकि इसके पहले के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, ये हमारा क्या ना एक्टिविटी बेस्ड है। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी से हमारा ये क्वेश्चन लिया गया है। क्या कहता है कि एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे माउंट तैयार किया हुआ है अपने जो चिक होता है, चिक सेल का, और उसके जो सेल्स होते हैं उसको ये देखने का प्रयास कर रहा है। ओके, आप देख सकते हैं, कहता है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 वर प्रिपेयरिंग अ टेम्प्रोरी माउंट ऑफ चिक सेल्स in a haste to complete his work quickly. One of the students scraped the inner side of his cheek with the help of a toothpick and rubbed it in the center of a glass slide. तो ग्लास जो स्लाइड है उसके सेंटर पे रब कर लेता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग अपने चिक के जो सेल होते हैं उसको हम देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, टूथपिक के हेल्प से हमको जो इनर होता है सरफेस हमारे चिक का, उसको हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं। वहाँ से हमारा सेल क्या होता है, सेल हमारा आ जाता है। और उसको हम वहाँ पे ग्लास स्लाइड होता है उसके सेंटर पे हम लोग रब करते हैं, ताकि हमारा जो चिक का सेल है वो ग्लास के स्लाइड पे आ जाए, यानी उस पर ट्रांसफ़र हो जाए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, he placed the cover slip on it and started observing the slide under the microscope. तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से वो देखने के लिए शुरू कर देता है। बस यहाँ पे कवर स्लिप को रखा और फिर देखने के लिए स्टार्ट कर दिया। बट ही वाज अनेबल टू सी द बाउंड्रीज ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चिक सेल्स क्लियरली। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, उसको क्लियरली नहीं दिख रहा है। अब जो चिक सेल है वो क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, ये हमको यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, कहता है व्हाट मे बी द रीज़न फॉर दिस। अभी क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। और दूसरा, नेम 2 पार्ट्स ऑफ द चिक सेल विच कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप इन दिस स्लाइड। तो इसका हम आंसर यहाँ पे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द चाइल्ड मस्ट हैव फॉरगॉटेन यूजिंग स्टेनिंग रिएजेंट दैट इज़ मिथिलीन ब्लू। ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, चलिए अब इसको अच्छे से नोट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द चाइल्ड मस्ट हैव फॉरगॉटेन यूजिंग स्टेनिंग रिएजेंट मिथिलीन ब्लू। ये जो मिथिलीन ब्लू होता है ये स्टेनिंग एजेंट होता है, और इसको यूज करने के लिए वो जो बच्चे हैं वो भूल गए होंगे, इस वजह से उसको यहाँ पे क्लियरली सेल नहीं दिख रहा है। दूसरा जो हम यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन, नेम एनी 2 पार्ट्स ऑफ द चिक सेल विच कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप इन दिस स्लाइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को देखा जा सकता है, और जो साइटोप्लाज्म है इसको भी देख सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ चाहें तो न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे 2 ही पार्ट के नेम लिखने हैं, तो चलिए हम यहाँ पे न्यूक्लियस लिख देते हैं। ओके, लेकिन आपको 2 पार्ट्स के ही नेम बताने हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। हम लोग यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे कहा गया है विच मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन कैन बी यूज्ड इन प्रिजर्विंग द फॉलोइंग फूड आइटम्स। पहला, जैम्स को अगर प्रिजर्व करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो हम लोग केमिकल्स का यूज़ कर लेंगे, या फिर हम यहाँ पे शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाय यहाँ पे जेम्स को हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग शुगर, है ना। शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शुगर भी एक हमारा प्रिजर्वेटिव है, ये प्रिजर्व करके रखता है। दूसरा आप देखिए वीट है, तो वीट को हम कैसे प्रिजर्व करेंगे, तो ड्राई करके। इसको हम क्या करेंगे ना, ड्राई करके रखेंगे, तब क्या हो जाएगा, इसमें जो जम्स है वो इसमें जम्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जम्स ग्रो करने के लिए वेट होना चाहिए, यानी कि मॉइस्चर होना चाहिए, और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ड्राई करके रखेंगे, और इससे क्या होगा, हमारा ये प्रिजर्व रहेगा।
नेक्स्ट हमारा है मिल्क। मिल्क को कैसे प्रिजर्व करते हैं, तो पॉस्चराइजेशन मेथड होता है। इसको हम पहले गर्म करते हैं और गर्म करके फिर ठंडा कर देते हैं, तब हमारा मिल्क क्या होता है, प्रिजर्व हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे पॉस्चराइजेशन। और नट्स हैं, तो जो नट्स हैं इसको हम लोग यहाँ पे पैकेट में बंद करके रखते हैं, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि वैक्यूम पैकिंग हम लोग कर लेंगे। तो वैक्यूम पैकिंग यानी अच्छे से टाइट पैकेज में इसको हम लोग पैक करके रखते हैं, तब जो हमारा नट्स है वो हमारा प्रिजर्व हो जाता है। तो यहाँ पे मेथड्स लिखने थे हम लोगों को। यहाँ पे ऑप्शन भी हमारे पास है, कहता है व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज। ये देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर ना करें तो इसका भी कर सकते हैं, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज, नेम एनी टू कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका हम लोग आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आंसर कर लेंगे डिजीजेज विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम अन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। वैसे बीमारियाँ जो जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है उससे दूसरे व्यक्ति हेल्दी पर्सन में पहुंच सकता है, यानी जा सकता है, फैल सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। और एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो कॉमन कोल्ड और ट्यूबरकुलोसिस, या फिर आप यहाँ पे टाइफॉइड भी लिख सकते हैं। टाइफॉइड जो होता है ये भी हमारा एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है, ओके, हम लोग जानते हैं। और साथ ही साथ चाहे तो आप कोलेरा का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल देने हैं, आप ये ध्यान रखेंगे, है ना। हम लोग यहाँ पे 4 डिजीज़ के नेम लिखे, लेकिन 2 ही डिजीज़ के आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, कहता है टू वेराइटीज़ ऑफ कोल एक्स एंड वाई आर रिगार्डेड एज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कोल रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे 2 वेराइटीज हैं जो हमारा है, एक एक्स और वाई, ये क्या है ना, एक हाईएस्ट ग्रेड है और एक लोवेस्ट ग्रेड कहलाता है। कहता है आइडेंटिफाई द वेराइटीज एक्स एंड वाई, डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन कंटेंट। इसमें कितने % कार्बन कंटेंट है इसके बेसिस पे हमको यहाँ पे डिफरेंस लिखने हैं। तो एक हमारा हाईएस्ट है, एक हमारा लोवेस्ट है, यानी कि एक्स जो हो गया वो वैरायटी हमारा हाईएस्ट ग्रेड का कोल हो गया, और जो वाई हो गया ये हमारा लोवेस्ट हो गया। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, हाईएस्ट जो होता है हमारा एंथ्रासाइड होता है, हम जानते हैं, और लोवेस्ट जो होता है हमारा लिग्नाइट होता है। हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कोल एक्स का नाम क्या होगा, हमारा एंथ्रासाइड, और जो कोल वाई है ये हमारा क्या हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एंथ्रासाइड एंड लिग्नाइट। तो एंथ्रासाइड और लिग्नाइट में हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे अकॉर्डिंग टू कार्बन कंटेंट, जो कि क्वेश्चन में कह दिया है। एंथ्रासाइड में लिखेंगे इट हैज़ 90% कार्बन कंटेंट, और लिग्नाइट में लिखेंगे इट हैज़ 30% कार्बन कंटेंट। बस इतना हमको यहाँ पे डिफरेंस लिखने हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, और 24 में कहता है वी कैन बॉयल वाटर इन अ पेपर कप ऑन अ स्पिरिट लैम्प विदाउट बर्निंग द कप, एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस एक्टिविटी। हम लोग पेपर कप में भी ना वाटर को बॉयल कर सकते हैं, और इसके पीछे क्या रीज़न है ये हमको बताने हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, हम लोग लिखेंगे वी कैन बॉयल वाटर इन अ पेपर कप बिकॉज अ पार्ट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू द पेपर कप पासेज ऑन टू वाटर। हम लोग जो हीट एनर्जी दे रहे होते हैं यहाँ पे पेपर कप को, उसका एक हिस्सा जो होता है किस में पास कर जाता है, वाटर में पास कर जाता है। और चूंकि वाटर में यहाँ पे हीट एनर्जी पास कर रहा है तो वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, और इस वजह से वाटर को हम यहाँ पे बॉयल कर सकते हैं। अब होगा क्या, जो हम यहाँ पे हीट एनर्जी दे रहे हैं ये एनर्जी का कुछ भाग जो है सो वाटर में चला जा रहा है, तो इसके वजह से जो पेपर कप है उसका इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पे नहीं पहुँचेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एज ए रिजल्ट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट अचीव्ड। जो हमारा इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का वो नहीं पहुँच पाता है, एंड इट डज नॉट कैच फायर, और इस वजह से इसमें आग नहीं पकड़ता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। ओके, 24 नंबर हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 25 कहता है राइट एनी 2 इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो वो किस तरह के इफ़ेक्ट यहाँ पे ला सकता है, इसके बारे में हम लोग को नोट करने हैं। हमारा इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लिखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। पहला लिखेंगे इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी और स्लो डाउन इट्स स्पीड। जो इसका स्पीड है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है अगर फोर्स यहाँ पे लगता है, या तो फिर उसको स्टॉप कर सकता है। दूसरा लिखेंगे इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन
ऑफ दी बॉडी। जो बॉडी मूव कर रहा है उसके मोशन, उसके डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। यहाँ पे और भी इफेक्ट हम लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट से उसको ये मोशन में ला सकता है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं, उसके शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 पे कहता है स्टेट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स। जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमको यहाँ पे बताने हैं, और केवल 2 फैक्टर्स ही बताने हैं जिस पे हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ये हमारा जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है किसी भी डिपेंड करता है, ये तो नेचर ऑफ द फ्लूइड, यानी किस फ्लूइड में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, फ्लूइड में कितने फास्ट हमारा मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट उस पर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो कांटेक्ट एरिया होता है ऑब्जेक्ट का फ्लूइड के साथ उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो हमको यहाँ पे केवल 2 फैक्टर्स से नोट करने थे, तो 2 फैक्टर्स हमने नोट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन में हमारे पास क्या कहा गया है, स्टेट एनी 2 मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। जो हमारा फ्रिक्शन है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके हमारे यहाँ पे 2 मेथड्स को नोट करने हैं। मेथड्स हमारे यहाँ पे क्या होंगे, हम लोग लिखेंगे मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। पहला, बाय मेकिंग दी सरफेस रफ, जो सरफेस है उसको हम रफ कर लेंगे। बाय इंक्रीजिंग दी फोर्स, जो हमारा फोर्स लग रहा होता है दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट एरिया के बीच में, उस फोर्स को अगर हम बढ़ा लें तो भी हमारा जहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो हमारा बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है ना, जो फोर्स है, जो हमारा प्रेशर हुआ करता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है, हम लोग जानते हैं। तो अगर यहाँ पे फोर्स बढ़ाते हैं तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी हमारा बढ़ जाएगा। ओके, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे और भी रीजन्स ले सकते हैं, जैसे हमारा जो यहाँ पे टायर बने हुए होते हैं, टायर में हम लोग क्या करते हैं ना, तो टायर के सरफेस को हम लोग रफ़ कर देते हैं, उस पर ट्रेडिंग कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा शूज़ होता है स्पोर्ट्स शू, उसमें स्पाइक्स लगे हुए होते हैं जिससे हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो जिम्नास्ट होता है वो क्या करता है, देखते हैं अपने हैंड में पाउडर लगा लेता है ताकि फ्रिक्शन एरिया बढ़ जाए। तो ये कुछ हमारे मेथड्स हैं यहाँ पे फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के। सेक्शन सी में हमारे पास पहला क्वेश्चन ये कहता है इफ़ वी रिमूव दी न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, अगर सेल के न्यूक्लियस को रिमूव कर दें, राइट एनी 3 फंक्शंस दैट विल गेट अफेक्टेड। तो यहाँ पे कौन से ऐसे 3 फंक्शंस जो अफेक्टेड हो जाएंगे, और वो हमको यहाँ पे नोट कर देने अगर न्यूक्लियस हम सेल का निकाल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे, पहला तो सेलुलर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, दूसरा जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन है वो यहाँ पे रुक जाएंगे, और धीरे धीरे जो सेल है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे डाई कर सकता है। तो ये हम यहाँ पे 3 फंक्शंस नोट करेंगे जो कि नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है वाई आर फॉसिल फ्यूल्स सो कॉल्ड। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं। और दूसरा, लिस्ट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अगर हम यहाँ पे एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्सेस को यूज़ करते हैं तो इससे हमको क्या यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट का आंसर कर लेंगे, फॉसिल फ्यूल आर कॉल्ड सो बिकॉज they are formed over a period of millions of years by the action of heat and pressure from rock and soil on the remains of dead plants and animals। चूँकि ये जो फ्यूल बने हुए हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन से बने हुए हैं, और इसलिए इसको यहाँ पे फॉसिल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो बस इतना हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि फॉसिल फ्यूल का हम लोग को यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है। हम यहाँ पे 2 बेनिफिट्स भी लिखेंगे अगर यहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्सेस को यूज़ करते हैं तो इससे हमारा क्या होगा, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो हमारा कम हो जाएगा, और साथ ही साथ ये हमारा जो फॉसिल फ्यूल है हमारा बचा हुआ रहेगा। आगे आने वाले जनरेशन भी फॉसिल फ्यूल्स का लाभ उठा पाएंगे और फॉसिल फ्यूल को यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्सेस अगर यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे 2 बेनिफिट्स को देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन भी दिया गया है, कहता है डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म। पहला हमारा कार्बोनाइजेशन है और दूसरा हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। तो आइए दोनों को डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे कहता है स्टेट 1 यूज ईच ऑफ कोक एंड कोल टार।
कोक एंड कोल टार क्या होता है, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं और इसको हमको यहाँ पे क्या लिखने हैं, यूजेज लिखने हैं। तो आइए हम दोनों को डिफाइन करेंगे और इसके यूज को यहाँ पे नोट करेंगे। हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे पहले कार्बोनाइजेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल इनटू कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। और दूसरा हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये होगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमारा क्या प्रोडक्ट मिला करता है, तो 3 प्रोडक्ट मिला करते हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो यहाँ पे कोक और कोल तार के यूजेज लिखने हैं। हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कोक का यूज, इट इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो हमारे मेटल्स जो हम लोग प्राप्त करते हैं और से, इसमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हमारा यहाँ पे कोक यूज होता है। और यहाँ पे कोल टार का यूज लिखेंगे, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स एटसेट्रा, ऐसे और भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, कहता है फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ द चाइल्ड। जो चाइल्ड होता है वो हमारा मेल होगा कि फीमेल होगा, यानी गर्ल होगा कि बॉय होगा, ये हम कैसे डिसाइड, कौन डिसाइड करता है, फादर डिसाइड करता है। ओके, फादर इज रिस्पॉन्सिबल। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, यहाँ पे जस्टिफाई करना है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या नोट करेंगे, देखिए यहाँ पे जो मेल हुआ करता है ना, इसमें जो क्रोमोसोम हुआ करते हैं वो यहाँ पे 22+X और 22+Y टाइप का हुआ करता है, यानी कि टोटल 20। यहाँ पे जो हमारा 22 है वो तो सेम है फीमेल के जैसा, लेकिन एक जो यहाँ पे है वो हमारा अलग है, ये 22+X है यानी, और यहाँ पे 22+Y। तो आप देख सकते हैं मेल में दोनों ही तरह के क्रोमोसोम है, X और Y, लेकिन फीमेल में हमारा केवल यहाँ पे X टाइप का क्रोमोसोम पाया जाता है। तो अभी हो क्या रहा होता है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि एग जो है वो किस तरह के स्पर्म से फ्यूज करता है। इफ़ एन एग फ्यूजेज विथ 22+X स्पर्म, अगर यहाँ पे X टाइप के स्पर्म से अगर फ्यूज करता है एग, तो उस कंडीशन में जो हमारा चाइल्ड होता है वो हमारा फीमेल हो जाता है, यानी गर्ल चाइल्ड होता है। लेकिन जब यहाँ पे जो एग है वो फ्यूज करता है 22+Y, यानी Y स्पर्म के साथ फ्यूज करता है, तब उस कंडीशन में जो जाइगोट है वो किस में डेवलप होता है, एक मेल चाइल्ड के रूप में डेवलप हो जाता है। तो हम लोग इतना यहाँ पे नोट करेंगे तो हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन दैट ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज बेसिक इन नेचर। जो हमारा मैग्नीशियम का ऑक्साइड है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है, ये हमको यहाँ पे बताना है। ओके, और इसके लिए हमको यहाँ पे एक एक्टिविटी करके दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, वी डिजॉल्व मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर एंड डीप रेड लिटमस पेपर इनटू द सॉल्यूशन। पहले तो हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे और उसके बाद रेड लिटमस पेपर को किस में डीप करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसमें हम डीप कर लेंगे। ओके, क्या हम लोग देखेंगे, दिस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा, विच शोज दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। और ये हमको दिखाता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का है। बस इतना हमको यहाँ पे आंसर में नोट करने होंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, नेम द 3 जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम एंड गिव 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच वन ऑफ देम। हमारे यहाँ पे जो कैंडल फ्लेम होते हैं इसके 3 जोन्स हुआ करते हैं, तीनों ही जोन्स के क्या लिखने हैं, हमको नेम लिखने हैं और इसके एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना। इसका आंसर हम लिखेंगे पहले यहाँ पे इनर मोस्ट जोन, और इसका कैरेक्टर क्या लिखेंगे, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये फ्लेम का सबसे ठंडा पार्ट होता है, यानी सबसे कम टेम्परेचर यहीं पर होता है। दूसरा मिडिल जोन की बात करें, मिडिल जोन हमारा मॉडरेट हॉट का होता है। ओके, यानी कि मध्यम, यानी जो हमारा इनर मोस्ट जोन है इससे ज़्यादा हॉट होगा और जो आउटर मोस्ट जोन है इससे कम हॉट होगा। आउटर मोस्ट जोन की बात करें तो ये हमारा हॉटेस्ट पार्ट हुआ करता है कैंडल फ्लेम का। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पे क्या कहता है, राम गॉट अ रिस्ट वॉच विथ अ मेटल स्ट्रैप फ्रॉम हिज फादर एज अ बर्थडे गिफ्ट बट इट डिड नॉट लुक दैट इम्प्रेसिव। ये जो हमारा यहाँ पे वॉच मिला है राम को अपने पापा के द्वारा बर्थडे गिफ्ट के रूप में, वो उतना इम्प्रेसिव नहीं देखने में।
ही वांटेड टू गिव अ एक्सपेंसिव एंड इम्प्रेसिव लुक टू हिज वॉच। वो अपने वॉच को ज़्यादा अच्छा लुक देना चाहता है। ही रिकॉल्ड द प्रोसेस एक्सप्लेन्ड इट टू हिम by his teacher in the class, where a thin layer of any desired metal can be deposited on another metal by the passage of electric current। तो उसको ये दिमाग में आ जाता है कि हमको क्लास में तो बताया है टीचर कि किसी भी जो सरफेस कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम दूसरा लेयर यहाँ पे चढ़ा सकते हैं दूसरे मेटल का। ओके, वो उसको यहाँ पे ध्यान में आ जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहता है नेम द प्रोसेस दैट वाज एक्सप्लेन बाय राम्स टीचर टू हिम। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस की बात हो रही है, तो बिल्कुल इसका जो आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम लोग जानते हैं वो हमारा क्या है प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जिसके वजह से जिस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं एक मेटल के दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कोट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया बी नंबर पे, व्हाट आर द कंडीशंस दैट कैन हेल्प him in getting a smooth and firm deposit of the desired metal on his watch। एनी टू, यहाँ पे टू रीजन्स हमको बताने हैं यानी टू कंडीशंस बताने हैं जो हेल्प करेगा एक स्मूथ लेयर डिपॉजिट करने में। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट में तो हम लोग यहाँ पे ये नोट कर देंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग उस मेथड का नाम, और दूसरा यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है तो कंडीशन दैट हेल्प स्मूथ एंड फर्म डिपॉजिट ऑफ डिजायर मेटल। इसमें हमारा क्या होगा, हम लिखेंगे द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड शुड बी मेड दी कैथोड। जिस आर्टिकल पे हम लोग यहाँ पे प्लेट करना चाह रहे हैं उसको हम लोग क्या बनाएंगे कैथोड, यानी नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे बैटरी का। तो यहाँ पे वॉच पे हमको इलेक्ट्रोप्लेट करना है तो जो वॉच है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे यानी कि उसको कैथोड बना लेंगे। द एनोड इज मेड ऑफ दैट प्योर मेटल विच इज़ टू बी कोटेड। अब जिस मेटल का हम यहाँ पे लेयर चढ़ाना चाह रहे हैं उस मेटल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे यानी कि उसको एनोड बना देंगे। ओके, और तीसरा हम यहाँ पे लिखेंगे अ सूटेबल सॉल्ट ऑफ द एनोड मेटल इज़ टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम क्या लेंगे, तो जिस मेटल का हम यहाँ पे एनोड बनाए हुए हैं उसी का एक सूटेबल सॉल्ट ले लेंगे, उसका सॉल्यूशन लेंगे। तो यहाँ पे ये कंडीशन होने चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। कहता है एन आर्चर शूट्स एन एरो इन द एयर हॉरिजॉन्टली, हाउएवर आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस द एरो फॉल्स टू द ग्राउंड। यहाँ पे आर्चर जो है वो एरो को शूट किया हुआ है हॉरिजॉन्टली, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो ग्राउंड में फॉल कर जाता है। कहा गया है नेम द इनिशियल फोर्स दैट सेट्स द आर्चर इन मोशन। तो इनिशियल फोर्स यहाँ पे क्या होगा, मस्कुलर फोर्स होगा, जो कि जो एरो है इसको यहाँ पे सेट किया है मोशन में। कहता है एक्सप्लेन व्हाई द एरो अल्टीमेटली फॉल्स डाउन। जो एरो है वो नीचे क्यों गिर गया, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसके वजह से वो नीचे आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया है, गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के भी 2 एग्जाम्पल्स देने हैं हमको। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहले तो मस्कुलर फोर्स हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे कहा गया है नेम द इनिशियल फोर्स दैट सेट्स द एरो इन मोशन। इसमें हमारा होगा मस्कुलर फोर्स। दूसरा, किस कारण से ये हमारा नीचे फॉल किया है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द एरो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ब्रिंग्स इट टू दी ग्राउंड। ग्राउंड में लाने का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और थर्ड नंबर पे एग्जाम्पल लिखने हैं। तो कॉन्टैक्ट जो फोर्स है इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, नॉन कॉन्टैक्ट के एग्जाम्पल होंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और दूसरा जो हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस है इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो मस्कुलर फोर्सेस और फ्रिक्शनल फोर्सेस। इतना लिखने से हमको यहाँ पे कितना मार्क्स मिल जाएगा, 3 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन डी यहाँ पे आता है। सेक्शन डी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 पहला कहता है कंपेयर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट में प्रॉपर्टी दे दिया है, उसके बेसिस पे हमको डिफरेंस लिखना है। आयोडीन एंड फॉस्फोरस में हमको डिफरेंस लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर। तो आयोडीन हमारा लस्टरस होता है जबकि ये फॉस्फोरस हमारा लस्टरस नहीं होता है।
और सल्फ़र एंड डायमंड के बीच हमको डिफरेंस लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सल्फ़र का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ओके, ग्रेफाइट एंड नाइट्रोजन में हमको डिफरेंस लिखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, नाइट्रोजन गैस हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ये हमारा डिफरेंस हो गया। हाउ कैन द गैस लिबरेटेड बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक बी आइडेंटिफाइड। कैसे हम आइडेंटिफाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल को ले जाएंगे, वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। ठीक है, जो गैस लिबरेट हो रहा है वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस, चूँकि पॉप साउंड के साथ वो बर्न करा। नेम टू मेटल्स दैट कैन रिएक्ट विथ बोथ एक्ट एसिड एज वेल एज अल्कलीज। यहाँ पे 2 ऐसे मेटल्स के नेम बताने हैं जो हमारा अल्कलीज के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा एल्युमिनियम एंड जिंक। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ओके, ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पार्ट पार्ट में दिए हुए। तो अगर हम एक एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो हमको उसी का मार्क्स मिलेगा। अगर हम सारे क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन का मार्क्स मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, पहला आयोडीन इज लस्ट्रस वाइल फास्फोरस इज नॉट, सल्फर हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन डायमंड, ग्रेफाइट इज ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड नाइट्रोजन इज नॉट। ओके, और नेक्स्ट लिखेंगे हमारा जो है इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। जो हमें अगर बर्निंग मैचेस को ले जाते हैं वहाँ पे तो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे एक और है, नेम 2 मेटल्स दैट कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज अल्कली। इसका आंसर हम होगा एल्युमिनियम एंड दूसरा होगा जिंक। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी दिया गया है, कहता है राइट 2 ऑब्जर्वेशंस व्हेन क्लीन मैग्नीशियम रिबन इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम यहाँ पे मैग्नीशियम के रिबन को डिप करते हैं तो क्या होता है। गिव रिएक्शन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, हमको यहाँ पे रिएक्शन भी देने हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन दी एबव एक्टिविटी, हमको यहाँ पे हमको रीजन भी देना है और साथ ही साथ जो हमारा रिएक्शन हो रहा है उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी नोट करना है। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे पहले ऑब्जर्वेशन में, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड आफ्टर सम टाइम बिकम्स कलरलेस, ब्राउन लेयर डिपोजिटेड ऑन मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम पे एक ब्राउन लेयर डिपोजिट हमको देखने को मिलेगा, यानी मैग्नीशियम के ऊपर ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाएगा। रीजन क्या है, तो मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच गेट डिपोजिटेड ऑन मैग्नीशियम रिबन। यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और ये जो कॉपर डिस्प्लेस होता है वो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होता है, जाके बैठ जाता है, इसलिए ब्राउन कलर का लेयर वहाँ पे जमा हो जाता है। रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, तो ये हमारा मैग्नीशियम है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हुआ, तो यहाँ पे मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करता है और इसके जगह पे आ जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और ये हमारा कॉपर यहाँ पे अलग हो गया और ये जो कॉपर है ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ये हमारा ब्लू कलर का हुआ करता है, मैग्नीशियम सल्फेट हमारा कलरलेस होता है। तो ये कुछ हमारा यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, इसको हमको नोट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 और यहाँ पे कहा गया है अंकित विजिटेड अ पोल्ट्री फार्म ड्यूरिंग अ फील्ड ट्रिप इन दी समर वैकेशंस। ही ऑब्जर्व दैट सम एग्स वर कैप्ट इन इनक्यूबेटर्स। ठीक है, इस पर रखे हुए एग्स, कहता है व्हाट इज़ द यूज ऑफ अन इनक्यूबेटर्स। तो इसके इनक्यूबेटर्स के क्या यूज है हमको बताने हैं। व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर अ हेन्स एग, नेम द प्रोसेस बाय विच द चिक कम्स आउट बाय ब्रेकिंग द एग सेल्स। और यहाँ पे दूसरा होगा एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव पैटर्न दैट टेक्स प्लेस इन एनिमल्स लाइक द हेन। तो पहले यहाँ पे कहा व्हाट इज़ द यूज ऑफ अन इनक्यूबेटर, तो इसका लिखेंगे एग्स आर केप्ट इन अन इनक्यूबेटर टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। स्पेसिफिक टेम्परेचर मिलता है। व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर अ हेन्स एग, तो ये होगा 21 डेज। नेम द प्रोसेस बाय विच द चिक कम्स आउट बाय ब्रेकिंग द एग सेल, तो इसको हम लोग कहते हैं हैचिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हम नोट कर लिया। अब यहाँ पे एक और है, इसको भी हम देखेंगे क्वेश्चन।
तो सेकेंड नंबर में हम लोग क्या नोट करेंगे, इन एनिमल्स लाइक हेन इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट इज देयर, दैट इज फर्टिलाइजेशन ऑकर विद इन फीमेल बॉडी। फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। डेवलपमेंट ऑफ चिक ऑकर्स आफ्टर एग हैज़ बीन लेड। डेवलपमेंट कब होता है, जब यहाँ पे एग हमारा लेट हो चुका है। ओके, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें क्या कहता है देखिए, स्फेरिकल लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज। इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, तो यहाँ पे कहता है आइडेंटिफाई एंड नेम दी लेंस। तो हमारा कौन सा नेम लेंस होगा, ये ऑब्वियस है, हमारा यहाँ पे कॉनकेव लेंस होने वाला है। दूसरा कहता है वेयर इज दी ऑब्जेक्ट प्लेस इन रिलेशन टू दी लेंस। कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम साइज़ का बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा 2F पे रखा हुआ है, तभी यहाँ पे सेम साइज़ का बन रहा है। कहते हैं ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ दिस इमेज, आल्सो ड्रॉ द शेप ऑफ अ कन्वर्जिंग मिनिस्कस लेंस। तो डायग्राम हम यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा F हुआ, ये भी हमारा इधर F ही हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे इसको F1 कह सकते हैं, ओके, और इसको हम F2 कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2F1, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2F2 हो जाएगा। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इस तरह से, ये देखिए ऑब्जेक्ट को रख दिए। यहाँ से हमको क्या करना है, पहले तो एक रे को यहाँ पे पैरेलल लेके जाना है इस तरह से, और इसको हमको कहाँ से पास करा देना है, तो हमको यहाँ पे फोकस से पास करा देना है। ये हमने यहाँ पे फोकस से पास करा दिया। दूसरा जो होगा हमारा यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ये आगे हो गया, हम यहाँ पे लेंगे, चलिए इसको रफ़ कर लेते हैं। ये हमारा इस पॉइंट से पास करेगा, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा इमेज एकदम जस्ट हमारा 2F पर बनेगा, ठीक है, इधर उधर कहीं नहीं बनेगा। ये देखिए हमारा कहाँ पे बन रहा है, ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे हमारा कट करेगा वहीं पे हमारा इमेज बनेगा, यानी कि 2F पे हमारा इमेज बन गया। तो ये सेम साइज़ का होगा। इसका नाम हम यहाँ पे कुछ दे सकते हैं, जैसे A B, और इसका नाम हम दे सकते हैं A' और ये B'। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर का नाम O, और रे डायग्राम इस हमारे एरो साइन देना होगा। अगर एरो साइन नहीं देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दिखा दिया। और यहाँ पे कन्वर्जिंग मिनिस्कस का भी हमको डायग्राम बनाना है, तो आइए उसका भी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कन्वर्जिंग मिनिस्कस का डायग्राम हम बस यहाँ पे बाय हैंड ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए, ओके। ये हम फ्री हैंड से ड्रॉ कर लेते हैं, तो आप भी ऐसा आप फ्री हैंड से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया ना, कन्वर्जिंग मिनिस्कस हो गया, जस्ट लाइक हमारा मून के जैसा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया।